हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है वो आपका बिहार बोर्ड का है, तो आप लोग बने रहिएगा। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है जो आपको बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों पर आधारित है, तो आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को अगर कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जनरली पूछ सकते हो। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए की जगह क इसमें लिखा गया, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन क में का है स्पेन, ऑप्शन ख में पुर्तगाल, ऑप्शन ग में इंग्लैंड और ऑप्शन घ में अमेरिका। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा पुर्तगाल। ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। तो ऑप्शन ख आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। और ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन क में दिया है भारत से, ऑप्शन ख में रोम से, ऑप्शन ग में अरबों से और ऑप्शन घ में चीन से। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र जो से हम बात करें तो इसे कंपास भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दिशा सूचक यंत्र ना लिख करके अगर कंपास लिखा हुआ रहे तो भी आपको यही समझना है। तो कंपास का प्रयोग किनसे सीखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ग बन जाएगा, यानी ये अरबों से सीखा था। तो ऑप्शन ग को आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3 जिसमें कहा गया है उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में कोलंबस, ऑप्शन ख में वास्को डी गामा और ऑप्शन ग में मैगलेन और घ में बोला है डियाज बार्थोलोमियो। देखिए, उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसे केप ऑफ गुड होप की बात की जाए, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति रहे बार्थोलोमियो डियाज। तो ऑप्शन यहाँ पे घ आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। तो आप ऑप्शन घ को सही कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई। ऑप्शंस आपके सामने कि अमेरिका की खोज किस वर्ष करी गई। ऑप्शन क में दिया है 1453, ऑप्शन ख में 1492, ऑप्शन ग में 1498 और ऑप्शन घ में 1519। तो अमेरिका का खोज किया गया 1492 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका ख यहाँ से बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे ख को आप सही कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में से कहा गया है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन क में 1420, ऑप्शन ख में 1453, ऑप्शन ग में 1510 और ऑप्शन घ में 1498। तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ वो आपका 1453 ईस्वी में हुआ और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ख बन जाएगा। तो आप ऑप्शन ख को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में मैगलेन, ऑप्शन ख में कैप्टन कुक, ऑप्शन ग में वास्को डी गामा और ऑप्शन घ में दिया गया मार्को पोलो। तो विश्व का चक्कर लगाने वाले जो सर्वप्रथम यात्री है उनका नाम है मैगलेन। तो ऑप्शन यहाँ पे क बिल्कुल आपका सही बन जाएगा। आप मैगलेन को टिक कर लेंगे, मैगलेन। ठीक है, ऑप्शन क। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है तथा जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है, यानी क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो आइए अब क्वेश्चंस को बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत बात है। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज करने वाले व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज रहे हैं और इसी मार्ग के रास्ते भारत में जो वास्को डी गामा है उन्होंने आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 में जिसमें कहा गया कि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत तो अटलांटिक महासागर के मतलब दूर क्या मतलब कह सकते हैं कि इतना दूर है
कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत जो है वो आपका हिंद महासागर के पास ही स्थित है या हिंद महासागर के समीप स्थित है, तो इसलिए एक कथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भारत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है क्या, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो चलिए हम आपको यहाँ पे बता ही देते हैं। भारत की खोज करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उनका नाम रहा वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, इससे कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गलत हो जाएगा। 5 नंबर में कहा है कि जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जेरूसलम जो है वर्तमान में इजराइल में ही है। 6 में बोला गया है कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप सही लगा लेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो लिस्बन है वो किस देश का ये जगह है। ठीक है, बताएंगे आप सभी कि लिस्बन जो है वो किस देश का जगह है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, तो देखिए 7 नंबर आपका बिल्कुल सही बात है। अमेरिगो का नाम यहाँ पे अमेरिगो वेस्पुच्ची है, जिन्होंने अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया और उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे तरीका से विस्तार से खोजा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा, अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की, तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत आने में अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया, उत्तर में लिखेंगे न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैवोट ने लगाया। थर्ड में कहा है यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था, तो यूरोपियों द्वारा जो तेज चलने वाले जहाज था उसका नाम है कैरावल, याद रखेंगे कैरावल। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तर लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मांसा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप स्थल है। 5 नंबर में कहा है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था, उत्तर में लिखेंगे कि 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध जेरूसलम के अधिकार के मुद्दे पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमा लिया, का उत्तर लिखेंगे कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आधिपत्य जमाया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, जिसमें कहा है कि पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित हैं, इसका आंसर बन जाएगा पुर्तगाल जो है वो अटलांटिक महासागर के पास स्थित है और स्पेन भी, लेकिन स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर दोनों के पास स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि स्पेन केवल और केवल अटलांटिक महासागर के पास है तो बिल्कुल गलत बात है। स्पेन जो है अटलांटिक महासागर के पास तो है ही और साथ में ये भूमध्य सागर के पास भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और हम आते आगे के क्वेश्चन जो आपका लघु तरीय है, जो कम से कम आपको 30 और अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग निम्न कारणों से माना जाता है। फर्स्ट कारण है इस काल में यूरोपियों को भौगोलिक ज्ञान सीमित था, यानी उनके पास किसी भी जानकारी पृथ्वी के बारे में नहीं था। उनके पास ये जानकारी हुआ करता था कि अगर हम समुद्र की यात्रा करेंगे तो एक जगह ऐसे स्थिति आएगा कि पृथ्वी खत्म हो जाएगा और हम लोग विलीन हो जाएंगे, हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी।
तो उनके पास ज्ञान सीमित था और अंधविश्वास से युक्त था। सेकंड कारण लिखेंगे कि इस काल में यूरोपियों का न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप मानवीय था। फिर उसके बाद थर्ड लिखेंगे कि जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर इनके हाथ से निकला जा रहा था। तो ये सभी कारण से हम कह सकते हैं कि यूरोप में अंधकार युग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि भौगोलिक खोजों ने वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। भौगोलिक खोजों में जो वैज्ञानिक उपकरण है उनका क्या योगदान था। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर में हमने लिखा है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों ने निम्न महत्वपूर्ण योगदान दिए। फर्स्ट, कैरावल जैसे हल्के जहाज ने समुद्र की यात्रा दूर दूर तक करने में योगदान मिला। किससे? कैरावल जैसे हल्के जहाज से। कंपास या दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से समुद्र में दिशा पता लगाने में किया गया और दूरबीन से बहुत दूर तक देखने में सहयोग मिला। तो ये सभी कारण से कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक उपकरण है भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थर्ड क्वेश्चन कहा है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों ने, यहाँ पे खोजो थोड़ा सा सुधार लेंगे, खाजो लिखा गया है, यहाँ पे सुधार लेंगे। भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों से यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी प्रभाव डाले। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित कर वैश्विक रूप लेने लगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहा है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता भी अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्यों को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार भौगोलिक खोज ने भ्रांतियों को तोड़ा। अगला क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन किया। उत्तर लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों से पहले विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उसका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। लेकिन यूरोपीय नाविकों और नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से संपर्क स्थापित हुआ और विश्व के मानचित्र में भौगोलिक खोजों ने परिवर्तन किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करते हैं और आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर पहुंचते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई है? उत्तर में लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों का तात्पर्य नई क्षेत्रों को खोज करना है। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य देश। इस घटना ने लोगों को पहली बार संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित करवाया। भौगोलिक खोजों में नई वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दिशा सूचक यंत्र, कैरावल जहाज, एस्ट्रोलेब के माध्यम से समुद्र के रास्ते एक दूसरे से दूरियां को कम करने में सहायता मिली।
तो आपने देखा यहाँ पे कि दूरियां कम कैसे हुआ। तो यहाँ पे आधुनिक उपकरण की भी इस्तेमाल की गई और साथ में लोगों ने पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त किया और बताया कि पृथ्वी के बारे में जो ये अफवाह चल रही है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे, यानी किन वजह से भौगोलिक खोज हुआ। इसमें एक आपको देखने को मिलेगा व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य को और बेहतर तथा कच्चा माल प्राप्त करने एवं निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए नए देशों और व्यापारिक मांगों की खोज आवश्यक हुई। तो यानी कहने का मेन मुद्दा यहाँ पे यह है कि व्यापार वाणिज्य को और बेहतर करने के लिए भौगोलिक खोज का सहारा लिया गया। फिर उसके बाद सेकंड में है धर्म युद्धों का प्रभाव, यानी 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के बीच लंबा संघर्ष हुआ, परंतु धर्म युद्ध के बाद यूरोप वालों की रुचि पूर्वी देशों में बढ़ गई, जहां से व्यापार करना अत्यंत लाभदायक था। अंत में अतः प्रत्येक राष्ट्र इस दिशा में प्रयासशील हो गया और इससे भौगोलिक खोज की प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद लास्ट है कुस्तुनतुनिया का पतन, यानी भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रेरणा 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन से मिली है। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो जाने से पूरब के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप वालों को नए व्यापारिक समुद्री मार्गों की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार भौगोलिक खोजों के माध्यम से क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब आगे के क्वेश्चन 3 है, इसमें कहा गया है कि नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। तो आइए सबसे पहले हम एक मैप को देखते हैं जो विश्व के मानचित्र है। चाहे तो आप बना सकते हैं या आप अपने बाजार से ब्लैंक मैप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको देखने को यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका ग्रीनलैंड है, दक्षिणी अमेरिका है, नीचे आप यहाँ पे देखेंगे प्रशांत महासागर है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ठीक है, फिर इधर आपका यूरोप है और यहाँ पे अपना भारत है। तो आप देख पाएंगे इन सारे चीजों को अंकित करना है भूभागों को कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। फिर इसी में कहा है कि भौगोलिक खोजों से पूर्व यदि आप यूरोप में होते, तो आइए हम आपको यूरोप पहुंचा देते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, और इस जगह पे आप यूरोप में हैं और आप भारत से व्यापार करना चाहते हैं। कहाँ से? भारत से। तो सबसे पहले आपको भारत आने के लिए मार्ग चाहिए, यानी रास्ता चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यूरोप से कहाँ आएंगे, तो इस तरीके से स्पेन होते हुए आप अफ्रीका में इंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर भी दे रखा है, देखिए यहाँ से यूरोप से कहाँ किनारे किनारे अफ्रीका के किनारे किनारे और फिर कहाँ पे पहुंचा, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जिसे नाम दिया गया उत्तम आशा अंतरीप, और यहाँ से होते हुए फिर वास्को डी गामा क्या करता है, भारत के पश्चिमी तट पे जो कालीकट है वहां पहुंचता है। और आप भी यदि यूरोप में होते तो इसी मार्ग का अनुसरण करते और उसके बाद आप भारत से क्या करते, व्यापार करते, जिस प्रकार वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया, ठीक है। तो आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे यदि भौगोलिक खोजों से पूर्व यदि यूरोप में होते तो भारत से व्यापार स्पेन, पुर्तगाल, अफ्रीका के रास्ते होते हुए भारत के पश्चिमी तट से करते। उम्मीद है थर्ड नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा है कि अंधकार युग से क्या समझते हैं, अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। का उत्तर लिखेंगे कि अंधकार युग कहने का क्या तात्पर्य, पहले ये जान लेते हैं। तो अंधकार युग कहने का तात्पर्य यह है कि यह युग भ्रांतियों से भरा हुआ था, अल्पज्ञ ज्ञान था और अंधविश्वास से भरा पड़ा था।
इस काल में समुद्र में भटक जाने, पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने तथा वाणिज्य व्यापार का सीमित होना शामिल था। भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, जिसमें विश्व के साथ लोगों का पूर्ण जागरण हुआ, जिसमें धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे, नए नए वैज्ञानिक उपकरणों की खोज, समुद्री मार्गों के साथ नए क्षेत्र की खोज ने अंधकार युग से बाहर आने में मदद की। तो इस तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें और इसे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। विश्व पर क्या प्रभाव डाला भौगोलिक खोजों ने, ये भी आपको लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, यानी भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव डाला। तो आप देखेंगे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी के पहले यूरोपीय व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर क्षेत्र से ही होता था। अब इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया और अब व्यापार वाणिज्य अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र से भी होने लगा। तो आपने देखा कि यह विश्व में किस तरीके से प्रभावित किया विश्व के व्यापार वाणिज्य को। हम आते को इसी का पॉइंट 2 में कहा है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, यानी भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुईं। उसी के बाद थर्ड में आता है वाणिज्यवाद का विकास। विश्वव्यापी व्यापार ने पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवाद ने कीमती धातुओं के संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से सोना चांदी की लूट प्रारंभ हो गई। आपने देखा यहाँ पे कि भौगोलिक खोज ने क्या क्या परिवर्तन लाए और क्या क्या प्रभाव छोड़े। फिर उसी के बाद 4 में आता है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, यानी भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिनसे धर्म सुधार आंदोलन के पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। के बाद 5 नंबर में आता है दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की माता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। दास व्यापार करने का मतलब आदमियों को खरीद बिक्री, आदमी का खरीद बिक्री। नए अन्वेषित क्षेत्रों जैसे अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजार में बेचा जाना शुरू हो गया और जो लोग बिक जाते थे या जो लोग को बेचा जाता था उनसे गुलाम की तरह बहुत तरह के अनेक प्रकार के काम कराए जाते थे, जिसमें उन्हें कोई भी लाभ का पद नहीं दिया जाता था और उन्हें जबरन जो इच्छा करे खरीदने वाले की वो उनसे काम कराते थे। ठीक है, यही है दास व्यापार। उसके बाद 6 नंबर आता है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते पर खड़ा कर दिया। और इस तरह के तरीके से आज के इस सेशन में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का ये वीडियो?
कमेंट सेक्शन के माध्यम में से जरूर आप बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।